दोस्तों नमस्कार, जेट प्लस में आपका स्वागत है। 7 अक्टूबर को हमास जैसे आतंकवादी संगठन ने इजराइल की बस्तियों पर अचानक से करीब 5,000 से ज़्यादा रॉकेट से हमला कर दिया। दनादन रॉकेट दागे और भारी तबाही भी, भारी संख्या में लोग मारे गए। उसके बाद उसके सैनिकों ने उन रहायशी बस्तियों में घुस करके औरतों बच्चों समेत तमाम लोगों को अगवा कर लिया, उनका अपहरण कर लिया, उनको बंधक बना लिया। इजराइल जब तक संभला तब तक काफ़ी नुकसान हो चुका था। बाद में इजराइल ने पूरी तरह से युद्ध की घोषणा कर दी और उसके यहाँ के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है पूरी तरह से हमास का खात्मा करने के बाद ही लड़ाई रुकेगी। सबसे ज़्यादा तकलीफ में फिलिस्तीन के आम नागरिक हैं। लाखों नागरिक गाजा पट्टी छोड़ करके भागने को मजबूर हैं। इजराइल स्वयं उनसे कहा है कि निर्दोष नागरिक वहाँ से चले जाएं। हम ये बहुत आप देख रहे हैं, चैनलों पे चल रहा है, हर जगह चल रहा है। आज हम अरब इजराइल लड़ाई, अरब इजराइल विवाद, अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट का इतिहास क्या है, इनके बीच में क्यों लड़ाई चल रही है, इसका हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज जो लड़ाई चल रही है, आज की स्थिति आप टेलीविज़न चैनलों पर, तमाम यूट्यूब पर आप देख रहे हैं। मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा, मैं इतिहास में जाता हूँ कि ये शुरुआत कब हुई, क्यों हुई और इतनी लड़ाई क्यों चल रही है। इसका इतिहास जानने की आज कोशिश करेंगे। और आपसे गुजारिश है, इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। आपसे ही मुझे ये वीडियो बनाने की ताकत मिलती है। आते हैं पॉइंट पर। इजराइल का जो जेरूसलम एरिया है, जो जेरूसलम का इलाका है, वो 3 धार्मिक संगठनों के लिए, धार्मिक समुदायों के लिए महत्वपूर्ण है और बराबर का महत्वपूर्ण है। वो इस्लाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, वो क्रिश्चियंस के लिए महत्वपूर्ण है और यहूदी भी उसे अपना बहुत ही पवित्र स्थल मानते हैं। उनका ये कहना है कि पहला उनका यहूदी मंदिर जेरूसलम में ही बना और बाद में वो तोड़ा गया, फिर बना, फिर तोड़ा गया। उनका एक लंबा इतिहास है जो उनके रिलीजियस स्क्रिप्चर्स कहते हैं उसके हिसाब से। तो यहूदियों के लिए जेरूसलम बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। मुस्लिम आबादी के लिए, जो मुस्लिम अरब हैं, अरेबियंस, उनके लिए भी वो बहुत ज़्यादा धर्म के हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वहाँ पर सबका दावा है, यहाँ तक कि क्रिश्चियंस का भी वहाँ पर दावा है। 1900 जब ये प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हुआ, 1914 से लेकर के 1919 तक, उसके पहले जो पैलेस्टाइन का इलाका है, जो फिलिस्तीन का इलाका है, इस पर ओटोमन एम्पायर का कब्जा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ओटोमन एम्पायर हार गया और ये जो पूरा इलाका है उसमें ओटोमन एम्पायर हार गया और बिखर गया, सब उसमें बिखराव हो गया, तमाम जगह से उसकी सत्ता समाप्त हो गई। ऐसे में उस टाइम पर आपको याद दिला दूं कि लीग ऑफ नेशन बन चुका था। तो लीग ऑफ नेशन ने जहां पर ऐसा कोई नहीं था जिनको कि ओटोमन एम्पायर के हटने के बाद सत्ता दी जा सके, ये बात अपने आप में महत्वपूर्ण है कि ऐसे लोग नहीं थे। जैसे भारत में क्या हुआ कि आज़ादी हुई तो अंग्रेज़ों के सामने कांग्रेस यहाँ थी, इंडिया के लोग थे भारत के, उनको उन्होंने सत्ता सौंपी। हालांकि मैं उसमें विवाद है, उन्होंने भारत का विभाजन किया। कुछ मिलता जुलता दृश्य यहाँ भी है, कभी अलग से वीडियो बनाएंगे कि पाकिस्तान बना और जिन लोगों ने पाकिस्तान की मांग की या बनाया वो भारत के मूल निवासी नहीं थे। खैर वो एक अलग विषय है, कभी उस पर विचार करेंगे। तो क्या हुआ कि कोई एक ऐसी कम्युनिटी नहीं थी, कोई एक ऐसी सत्ता नहीं थी जिसको ओटोमन एम्पायर के जाने के बाद स्वाभाविक रूप से सत्ता हस्तांतरित की जा सके। ऐसे में लीग ऑफ नेशन ने ब्रिटेन को वहाँ पर मैंडेटरी पावर, मैंडेट दिया। मैंडेट के यहाँ पर अर्थ है जनादेश, जो हिंदी शब्द है उसका वहाँ पे अर्थ नहीं है, बहुत सारे हम लेखक लिखते हैं। मैंडेट के यहाँ पर अर्थ है कि जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक, अगर वहाँ पर कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं होगी, कोई सरकार नहीं होगी, कोई गवर्नमेंट नहीं होगी, तो वहाँ तो पूरी अराजकता फैल जाएगी, लूटमार फैल जाएगी, मारकाट फैल जाएगी, लोग एक दूसरे को लूटने लगेंगे, मारने लगेंगे। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए ये हुआ कि ब्रिटेन की देखरेख में इसको रखा जाएगा।
तो आप देखिए कि उस टाइम पर पैलेस्टीन को या पैलेस्टाइन के पूरे लैंड को ब्रिटिश का मैंडेट दिया गया, मतलब ब्रिटेन के प्रशासनिक नियंत्रण में इसको रखा गया। ये वहाँ की शुरुआत है। अब यहीं से एक बात छोटी सी आती है कि कोई एक शक्ति, एक ताकत, एक सत्ता नहीं थी जिसको कि ऑटोमन एम्पायर के विघटन के बाद उनको सत्ता हस्तांतरित की जाती। अब एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि ब्रिटिश हाई कमिश्नर के बीच में और वहाँ के मक्का के जो अमीर थे उनके बीच में काफ़ी करस्पॉन्डेंस हुआ इसमें। तो इसमें जो है इस बात पर लेकर के जोर दिया गया कि एक अरबों के लिए वहाँ पर एक राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए। एक अरब, पैलेस्टाइन लैंड की बात हो रही है, एक अरब राष्ट्र का निर्माण यहाँ पर होना चाहिए। इस जो मक्का के अमीर और ब्रिटिश हाई कमिश्नर के बीच के बातचीत को मैकमोहन हुसैन करेस्पॉन्डेंस नाम दिया गया। 1916 में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में एक गुप्त समझौता हुआ, साइक पिकॉट के नाम से या उस स्थान पर वो हुआ था, उसका समझौते का नाम दिया गया। उसमें इस बात पर जोर दिया गया कि जो भी क्षेत्र हैं उसमें मध्य पूर्व की जो बात हो रही, मिडिल ईस्ट की, उसमें ब्रिटेन और फ्रांस अपने अपने हिसाब से उन्होंने अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस या अपना प्रभाव क्षेत्र के नाम से उन्होंने इलाकों को बांट लिया। दोस्तों 1917 में ब्रिटेन के विदेश मंत्री लॉर्ड आर्थर बेलफोर ने अपने घोषणा में कहा कि यहूदियों का भी अपना एक नेशनल होम होना चाहिए, एक स्वतंत्र राष्ट्र होना चाहिए। यहूदियों के लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि उनके नेशनल होम या उनके होमलैंड की मांग को मान्यता मिल रही है। इसका ये संकेत दिया कि पैलेस्टाइन की सरजमीन पर, पैलेस्टाइन का जो भूमि है उस पर यहूदियों का भी अपना एक देश होना चाहिए। आपको बताता चलूँ कि यहूदियों का अपना कोई देश इस पूरी दुनिया में नहीं था और दुनिया के तमाम दूसरे हिस्सों से उनको मार मार के भगाया जा रहा था। ये एक अलग विषय है, कभी चर्चा करेंगे कि यहूदियों से लोग नफरत करते थे बहुत ज़्यादा, और यहाँ तक कि मुस्लिम यहूदियों की लड़ाई छोड़िए, तमाम क्रिश्चियन देशों से इनको भगाया जाता था। ये एक्चुअल में मनी लेंडर होते थे, साहूकार होते थे और अपने बिजनेस के लिए, अपने काम के बारे में बहुत ही बेमुरव्वत थे। अगर आप में से किसी ने मर्चेंट ऑफ वेनिस को पढ़ने का मौका मिला होगा तो उसमें संकेत यही है कि वो पैसे देता है उधार, मतलब कर्ज, और कर्ज न लौटाने की स्थिति में पैसे के बदले में मांस काटने की बात करता है। तो वो एक माध्यम से इस बात को दर्शाने की कोशिश किया गया है कि वो कितने क्रूर होते थे। जो भी वजहें रही हों, लेकिन दुनिया के तमाम दूसरे हिस्सों से यहूदियों को प्रताड़ित किया गया, उनको मारा गया। तो ऐसे में ब्रिटिश हाई कमिश्नर के द्वारा, विदेश मंत्री द्वारा यहूदियों के एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना की बात करना यहूदियों के लिए बहुत बड़ी बात थी। इनकी सैकड़ों साल की ये मुराद पूरी होने वाली जैसी बात थी। लेकिन उसी टाइम पर पैलेस्टाइन में यहूदी लैंड, यहूदी देश की स्थापना से इस बात का संकेत मिलने लगा, और संकेत था कि वहाँ से अरबों को हटाया जाएगा। अरब रह रहे थे पहले से, अगर वहाँ पर कोई सी यहूदी राष्ट्र की स्थापना हो रही है तो जाहिर है कि वहाँ से अरबों को हटाया जाएगा। लेकिन आगे बढ़ कर के बेलफोर के घोषणा में एक ये भी बात स्पष्ट की गई कि अरब लोगों को, जो अरब आबादी है, उनके सामाजिक आर्थिक अधिकारों पर कोई भी आंच नहीं आएगी। इसको स्पष्ट करने की कोशिश की गई। कहने का मतलब अरब आबादी के मन में जो शंका उत्पन्न हो रही थी उसको दूर करने की कोशिश की गई। धीरे धीरे इस बात के बाद एक जो संकेत भेजा गया, एक संदेश भेजा गया कि यहूदी राष्ट्र की स्थापना का सपना अब पूरा होने वाला है पैलेस्टाइन लैंड पर। दुनिया के दूसरे हिस्सों से यहूदी, ज्यूज पैलेस्टाइन में आकर के बसने लगे। जब नाजी जर्मनी का होलोकास्ट हुआ और यहूदियों को तमाम अनटोल्ड यातनाएं दी जाने लगी, असहनीय यातनाओं से उनको गुजरना पड़ा, उनको वो एक बहुत ही विभत्स रूप उसका दुनिया के सामने आया। उसमें यहूदी भाग भाग करके पैलेस्टाइन में आने लगे, फिलिस्तीनी लैंड पर आने लगे, उनकी आबादी वहाँ पर बढ़ने लगी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद
अब संयुक्त राष्ट्र संघ बन चुका था, लीग ऑफ नेशन समाप्त हो चुका था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 181 देशों के समर्थन से एक प्रस्ताव पारित किया अरब इजराइल विवाद पर, और इस प्रस्ताव में पैलेस्टाइन फिलिस्तीन की ज़मीन को, पूरे फिलिस्तीन को 2 भागों में बांटने की बात की। 2 भागों में बांट करके एक अरब राष्ट्र और एक यहूदी राष्ट्र इजराइल को स्थापित करने की या ऐसे स्थापना की बात की गई। अब यहाँ पर एक आया कि अब बिल्कुल एक तरह से स्पष्ट हो गया कि अब यहाँ पर इजराइल जैसे देश का जन्म होने वाला है। इसके पहले कोई यहूदी राष्ट्र पूरी दुनिया में नहीं था, और 181 दुनिया के 181 देशों ने इसका समर्थन किया कि हाँ भाई, यहूदियों का भी अपना एक देश होना चाहिए। मैंने शुरुआत में कहा कि जेरूसलम दोनों के लिए, यहूदियों के लिए भी बड़ा पवित्र है। उनके तमाम धार्मिक ग्रंथों में जेरूसलम का उल्लेख मिलता है और उनके वहाँ मंदिर होने की बात की गई है। इसीलिए वो अपना ओरिजिन वहाँ से ट्रेस करते हैं कि उनके लिए जेरूसलम धार्मिक स्थल है, ये वहाँ उनका रहने का उनका हक है। ये बात अरब आबादी को पसंद नहीं आई। अरब आबादी को ये बात पसंद नहीं आने के कारण वहाँ पर हिंसा बढ़ती गई, आपस में विवाद बढ़ता गया, और हिंसा जो पहले से हो रही थी उसमें और बढ़ोतरी हुई। अब क्या हुआ कि 1948 इस पर, अब चूंकि अरब ने विरोध किया तो संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव होने के बाद भी ये क्रियान्वित नहीं हो पाया। अब क्या हुआ कि 1948 में जब यहूदियों ने देखा कि ये अरब इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं या राष्ट्र बनाने नहीं देना चाह रहे हैं उनका, तो फिर एक तरफा 1948 में इजराइल ने, या यहूदियों ने कहेंगे, अभी तो इजराइल अस्तित्व में आएगा, यहूदियों ने एक स्वतंत्र राष्ट्र इजराइल के स्थापना की, गठन की घोषणा कर दी। एक तरफा अपने आप उन्होंने घोषणा कर दिया कि ये इजराइल है पैलेस्टाइन के अंदर। अब इजराइल की एक तरफा घोषणा के बाद अरब देशों में प्रतिक्रिया हो गई, अरबों में प्रतिक्रिया हो रही। इजरायली जो पैलेस्टीनियन के, जो फिलिस्तीनी अरब हैं, उनके समर्थन में आसपास आप देखेंगे पूरा अरब देशों से घिरा हुआ है। लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है, इजिप्ट है, ये सब देश पूरे उसमें बॉर्डर लगा हुआ है, और सब ने मिल करके अरब देशों ने इजराइल पर हमला कर दिया। नवनिर्मित, या जो अभी भी इजराइल बना था राष्ट्र, उसके अगले दिन उन्होंने उस पर हमला कर दिया इजराइल को निकालने के लिए। इजराइल ने जबरदस्त लड़ाई लड़ी, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ी, और उस युद्ध में सारे अरब देश हार गए। इजराइल ने अकेले ही सबको बुरी तरह से हरा दिया, और हराने से एक ये परिणाम हुआ कि जिन हिस्सों पे यहूदियों का कब्जा नहीं था, उन तमाम हिस्सों को भी आगे बढ़ करके यहूदियों ने कब्जा कर लिया। इजराइल ने अपनी स्थिति को और कंसोलिडेट किया और मजबूत बनाने की कोशिश की। उन तमाम अरब हिस्सों पर भी कब्जा कर लिया जहां पर अभी तक वो काबिज नहीं थे यहूदी। इसी के साथ ही इजराइल देश की स्थापना हो गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज़्यादा देशों ने तो मान्यता नहीं दी, लेकिन अमेरिका समेत कुछ देशों से उनको मान्यता मिल गई। बात करेंगे 1956 में। 1956 में इजिप्ट ने अचानक से स्यूज कैनाल, जो एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है और जो रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है, ऐसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर इजिप्ट ने अचानक कब्जा कर लिया। इसके खिलाफ इजराइल ने इजिप्ट पर हमला कर दिया। इजराइल के समर्थन में ब्रिटेन और फ्रांस दोनों आ गए। इजराइल की जीत हुई, इजिप्ट हार गया, और फिर अमेरिका और सोवियत यूनियन ने एक समझौता कराया, मध्यस्थता की, शांति स्थापित हुई, लेकिन स्यूज कैनाल को खुलने में समय लगा। 1957 में ही जाकर के स्यूज कैनाल खुल पाया। जून 1967 में इजराइल और अरब देशों के बीच में फिर एक जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। इतिहास में इसको 6 डे वॉर के नाम से जाना था। अकबा की खाड़ी में क्या था कि इजिप्ट बार बार पानी के जहाज़ों को रोक दे रहा था, जिससे क्रुद्ध होकर के इजराइल ने हमला कर दिया और बुरी तरह से हमला किया। अरब सेनाएं इजिप्ट के समर्थन में आ गई। बाद में जॉर्डन भी इजिप्ट के समर्थन में आ गया, लेकिन इजरायली सेनाओं ने बुरी तरह से अरब देशों को हराया। इजरायली सेनाओं ने, या खासतौर से इजराइल की एयरफोर्स ने भयंकर तबाही मचाई।
इजिप्ट के तो पूरे एयरफोर्स को नष्ट कर दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। और तो और इस लड़ाई को जीतने के अलावा क्या किया इजराइल ने, बाकी बचे हुए अरब हिस्सों पर भी कब्जा कर लिया। इजराइल ने अब इस जो 67 की वार है, 1967 की वार, जिसको 6 डे वार कहा जाता है, इजराइल ने अपना कब्जा कहाँ कहाँ बढ़ा लिया, पूरा गाजा स्ट्रिप कब्जा कर लिया, वेस्ट बैंक कब्जा कर लिया, सिनाई पेनिनसुला कब्जा कर लिया, गोलन हाइट्स कब्जा कर लिया, और तो और ईस्ट जेरूसलम को भी पूरी तरह से कब्जा कर लिया। अरब सेनाओं की बहुत बड़ी हार हुई, बहुत बुरी हार हुई। जर्मनी के म्यूनिक में सितंबर 1972 जर्मनी के म्यूनिक में वहाँ ओलंपिक हो रहा था और इजराइल के खिलाड़ी भी गए थे। फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने अचानक वहाँ हमला किया जहाँ वो ठहरे हुए थे। 2 इजरायली खिलाड़ियों की हत्या कर दी और 9 को बंधक बना लिया। बाद में उनकी भी उन्होंने हत्या कर दी। ये एक जघन्य अपराध माना जाता है इतिहास में कि खिलाड़ी को मार करके कोई राजनीतिक हल उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये अपने आप में एक काला अध्याय है। 1973 में आते हैं। 1973 में योम किपर इजरायलियों का एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है। उस दिन अरब देशों ने इजिप्ट और सीरिया के नेतृत्व में बहुत ही सधे हुए तरीके से इजराइल पर हमला किया। शुरुआत में अरब सेनाओं को काफ़ी सफलता भी मिली, लेकिन जब जवाबी कार्रवाई किया इजराइल ने तो वो अरब सेनाओं पे भारी पड़ा और फिर इजराइल की सेना ने बुरी तरह से अरब सेनाओं को हराया। उसमें भी काफ़ी फिलिस्तीनी मारे गए, कुछ इजरायली भी मारे गए, लेकिन आप ध्यान देंगे कि हमेशा फिलिस्तीनियों की संख्या ज़्यादा रही है। फिर हमला किया अरब देशों ने और फिर वो बुरी तरह से हारे, इस बार भी 1973 की भी जंग में। 1978 में बात करेंगे, एक समझौता हुआ जिसको जाना गया कैंप डेविड अकॉर्ड। कैंप डेविड समझौता कैसे हुआ? अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर की मध्यस्थता में इजिप्ट के राष्ट्रपति अनवर सादात और इजराइल के प्रधानमंत्री बेगिन के बीच में एक समझौता हुआ, जिसके तहत इजराइल ने सिनाई पेनिनसुला को छोड़ने पर सहमति जताई। इजिप्ट को झुकना पड़ा क्योंकि सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट का हिस्सा था। तो इजराइल तैयार हो गया अमेरिका के दबाव में कि सिनाई पेनिनसुला वो इजिप्ट को वापस कर दे। इसी समझौते में वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में एक सीमित स्वशासन, फिलिस्तीनियों द्वारा एक स्वशासन की बात की गई, उसका खाका तैयार किया गया और दूसरे कई शांति प्रस्तावों पर चर्चा भी हुई कि वहाँ फिलिस्तीनियों को एक स्वशासन दिया जाए, लेकिन बहुत कुछ कार्यान्वित नहीं हो पाया। बात उसकी बहुत आगे नहीं बढ़ पाई। 1993 में बात करेंगे ओस्लो समझौते की, ओस्लो अकॉर्ड की। नॉर्वे में ओस्लो एक जगह है जहाँ पर फिलिस्तीनियों और इजराइल के बीच में एक समझौता हुआ जिसका नाम दिया गया ओस्लो समझौता या ओस्लो अकॉर्ड। अब ये था कि पहली बार पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO, जिसके नेता यासर अराफात थे, उनको अमेरिका और इजराइल जैसे देशों ने फिलिस्तीनियों के प्रतिनिधि के रूप में मान्यता दी। ये स्वीकार किया कि ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनके प्रतिनिधि हैं। समझौते में वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में एक फिलिस्तीनी प्राधिकरण बना करके उनको सत्ता सौंपने की बात की गई, सत्ता सौंपी भी गई। ये हुआ ओस्लो अकॉर्ड। बहुत सारे उसमें क्लाजेज हैं, उतना डिटेल जानने की भी ज़रूरत नहीं है इसमें। वहाँ पर भी कुछ विवाद इसे रह गया था कि वेस्ट बैंक में, जो मैंने पहले भी चर्चा किया कि बहुत सारी जो बस्तियाँ, इजरायली बस्तियाँ हैं, यहूदी बस्तियाँ हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक वो गैर कानूनी हैं, मतलब वो मान्यता प्राप्त नहीं है, उनको ज़बरदस्ती बसाया गया है, उस पर सहमति नहीं हो पाई। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि अरब जो है वो जेरूसलम को अपना महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं, उनके लिए पवित्र जगह है। तो PLO भी, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी इसको, जेरूसलम को ये चाहता था कि उसको हमें राजधानी के तौर पर दे दिया जाए। तो इन सारी कई चीज़ों पर सहमति नहीं हुई, लेकिन ओस्लो समझौता अरब इजराइल के विवाद में, कॉन्फ्लिक्ट में एक महत्वपूर्ण था, एक लैंडमार्क बना, एक टर्निंग पॉइंट बना ये समझौता। 1995 में इजराइल के प्रधानमंत्री इज़ाक रबिन
ओस्लो समझौता के बाद वो एक शांति रैली को संबोधित कर रहे थे। जैसे ही वो शांति रैली को संबोधित करके मुड़े वापस जाने के लिए, एक इजरायली कट्टरपंथी ने, यहूदी कट्टरपंथी ने उनको पीठ में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इस कट्टरपंथी नवयुवक ने कहा कि वो समझौते के खिलाफ है और ये सब कुछ उसने ईश्वर के आदेश पर किया है। 2006 में, इसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सन 2000 में फिलिस्तीनियों ने अपना दूसरा इंतिफाडा जो विद्रोह था उसको उन्होंने स्टार्ट किया, जो 2005 तक चला। बहुत सारा विरोध प्रदर्शन, दंगे, लड़ाई झगड़े हुए, दोनों तरफ से तमाम जाने गई, तमाम लोग उसमें मारे गए। ये शुरुआत तब हुआ जब वहाँ के एक कट्टरपंथी नेता जो बाद में इजराइल के प्रधानमंत्री बने, एरियल शैरोन, उन्होंने जेरूसलम की यात्रा की थी और उसके विरोध में फिलिस्तीनी अरबों ने विद्रोह कर दिया। वो सड़कों पर उतर आए, लेकिन जो हमेशा से होता आया, जब भी क्लैश हुआ, जब भी टकराव हुआ तो आम लोगों की बहुत सारी जानें गई। बात करते हैं 2006 की। 2005 में गाजा से इजराइल ने अपनी सेनाएं वापस बुला ली, 2005 में गाजा पट्टी से। अब उसके बाद वहाँ पे पहले फतह पार्टी काबिज थी, उसके बाद जो चुनाव हुए उसमें मिलिटेंट्स हमास के लोग चुनाव जीत गए। जब इजराइल की नज़र में हमास चूँकि हिंसा का रास्ता अपनाता है, आज भी जो लड़ाई हो रही है उसको हमास ने शुरू किया, तो हमास के चुनाव जीतने के बाद जाहिर है कि इजराइल में सुरक्षा की भावना ज़्यादा आई यहूदियों में। इजराइल ने पूरे गाजा पट्टी पर नाकेबंदी कर दी, ब्लॉकेट कर दिया। व्यक्तियों और वस्तुओं दोनों की आवाजाही पर कठोर नियंत्रण कर दिया, सीमित कर दिया, 16 सालों तक किया। लाखों लोग गाजा पट्टी छोड़ करके जाने के लिए मजबूर हुए। यूएनओ की, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की एक रिपोर्ट कहती है कि लाखों लोग लाखों अरब के लोग, फिलिस्तीनी लोग रिफ्यूजी कैंपों में रह रहे हैं और यूएनओ द्वारा दिए गए राशन पर निर्भर है। मैं आपको बताता हूं इसके आगे कि वेस्ट बैंक में आज भी करीब 30 लाख आबादी अरब फिलिस्तीनियों की है, जो फिलिस्तीनी अरब हैं, और 5 लाख के आसपास यहूदी हैं। लेकिन वेस्ट बैंक में जो यहूदी सेटलमेंट है, जो यहूदी बस्तियां बसाई गई हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक नहीं है, गैर कानूनी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपने एक रिपोर्ट में कहा कि जो इजराइल वहाँ की नीतियां हैं वो दमनकारी हैं। ये उनकी ज़मीनों पे कब्जा करना चाहते हैं, ज़मीनों को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, जो अरब ज़मीनें हैं अरब लोगों की, और फिर उनको अलग कर देना चाहते हैं और फिर उस पर कब्जा करते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इजरायलियों के शासन को, वेस्ट बैंक में अपार्थेड जो साउथ अफ्रीका का शासन था, जहाँ पर अश्वेत लोगों को सामान्य नागरिक अधिकार नहीं दिए गए थे, उनको तमाम तरह के भेदभावों का सामना करना पड़ता था, वैसी तुलना की कि इजराइल का शासन अपार्थेड है, मतलब फिलिस्तीनी जनता के साथ उनका वही व्यवहार है जो श्वेत लोगों का अश्वेत लोगों के साथ हुआ करता था अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। तो इस तरह से जो टकराव की स्थिति बनी हुई है, और सबसे जो इसका चिंता की बात थी या जो काला पक्ष है वो ये है कि इजराइल लगातार अरबों द्वारा नियंत्रित, या जो अरबों की ज़मीन है, अरब आबादी की ज़मीन है, उन ज़मीनों पर हमेशा कब्जा करने की प्रवृत्ति से भरा पड़ा है। हमेशा वो मौका ढूंढ रहा है कि कब और मिले और ज़मीन कब्जा कर लें, कब मिले और ज़मीन कब्जा कर लें, कब मौका मिले और ज़मीन कब्जा कर लें। तो ज़मीनों को टुकड़ों में बांटना, उनको अलग करना, फिर उनको कब्जा करना, यही इनका काम रह गया है। ऐसा गंभीर आरोप इजराइल पर लगाए जाते हैं। उनकी ये भी कहा जाता है कि अरब के या फिलिस्तीनियों की तमाम संपत्तियों पर ये कब्जा कर लेते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, या मतलब मानवाधिकार का घोर उल्लंघन के रिपोर्ट्स वहाँ से आ रही हैं। 2008 में, आज कोई नया नहीं है, 2008 में हमास ने तमाम रॉकेट दाग दिए यहूदी बस्तियों के ऊपर, इजरायली बस्तियों के ऊपर। जवाब में इजराइल ने कड़ी कार्रवाई करी और जवाबी कार्रवाई में 1110 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए और करीब 13
इजरायली नागरिक मारे गए। आप समझिए किसका कितना नुकसान होगा। नवंबर 2012 में हमास के रॉकेट हमलों के खिलाफ इजराइल ने ज़बरदस्त सैनिक कार्रवाई की और जिसमें उनका हमास का एक बहुत बड़ा कमांडर, चीफ कमांडर जबार मारा गया। ये इजराइल की बहुत बड़ी जीत थी। उस लड़ाई में करीब 150 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे गए और 6 इजरायली मारे गए। जो कमांडर था उसका मारा जाना इजरायली सेना के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। 2014 में हमास के आतंकवादियों ने 3 स्कूली बच्चों का अपहरण कर लिया और उनकी निर्मम हत्या कर दी। हमास एक क्रूर संस्था है, तो एक क्रूर, उसमें भी फिर इजराइल ने कड़ी कार्रवाई की और उस कड़ी कार्रवाई में 2200 फिलिस्तीनी मारे गए और करीब 73 इजरायली भी मारे गए। 2017 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेरूसलम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी और राजधानी अपने दूतावास को तल अवीव से शिफ्ट करके हटा करके जेरूसलम में लाने की उन्होंने बात भी की। इस पर अरब देशों में भी और फिलिस्तीनियों में कड़ी प्रतिक्रिया हुई। 2018 में गाजा में भी प्रदर्शन हुआ और हमास का इजराइल पर हमला हुआ, जिसमें भी इजरायली कार्रवाई में करीब 170 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। 2021 में अल अक्सा मस्जिद में आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका में इजराइल ने वहाँ पर छापा मारा। उससे गुस्साए अरब लोगों में रिएक्शन हुआ, प्रतिक्रिया हुई और हमास ने इजराइल पर कई रॉकेट दाग दिए और फिर इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की। उस जवाबी कार्रवाई में 200 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। फिलिस्तीनियों की इतनी हत्या हो रही है। 2022 में फिर हिंसक झड़पें हुई। उन हिंसक झड़पों में 146 फिलिस्तीनी मारे गए और कुछ इजरायली मारे गए। 2022 में नेतन्याहू, जो बहुत ही कट्टरपंथी माने जाते हैं, कंजर्वेटिव माने जाते हैं, जो आज भी प्रधानमंत्री हैं, वो 6ठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने। इससे ये साफ गया कि इजराइल की जनता एक कट्टरपंथी शासन को ही चाहती है, जो फिलिस्तीनियों के साथ दमनकारी हो या जो कड़े कठोर रुख के साथ उनके साथ पेश आए। और तो और नेतन्याहू की जो नीति है, जो वो पॉलिसी है, वो यहूदी बस्तियों के प्रसार की है। वो और ज़्यादा से ज़्यादा यहूदी बस्तियां बनाना चाहते हैं। जनवरी 2023 में इजराइल ने फिलिस्तीनियों के साथ जेनिन पर हमला करके 9 फिलिस्तीनियों की हत्या कर दी। बाद में प्रतिक्रिया में एक फिलिस्तीनी ने 7 इजरायलियों की हत्या कर दी। इस तरह से कहने का मतलब है कि ये क्रम चल रहा है। वो उन पर हमला करते हैं, फिर उन पर हमला करते हैं। आप देखेंगे हमास ने हमेशा रॉकेट से हमला किया। हमास को तमाम देशों के अलावा ईरान से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और तभी इतना हथियारों का जखीरा उसके पास आ पाता है। अब सवाल ये है कि ये कब तक चलता रहेगा। अभी क्या हुआ, 7 अक्टूबर को हमास ने 5000 रॉकेट दाग दिए। अब तक की जो रिपोर्ट है 1300 से ज़्यादा इजरायली मारे गए, उतने ही करीब घायल हैं। और अब इजराइल ने पूरा ऑल आउट वॉर डिक्लेयर कर दिया है हमास के ऊपर। सबसे बड़ा 1300-1400 फिलिस्तीनी भी मारे गए हैं जो रिपोर्ट आ रही है। और युद्ध में बहुत सच्चाई तो सामने आ नहीं पाती, इतनी गिनती नहीं पाती। तमाम डिस्ट्रक्शन हो रहा है, घर गिराए जा रहे हैं, मिसाइलों से हमला हो रहा है, बुरी तरह हमला हो रहा है। पूरे गाजा पट्टी को इजरायली सेना ने अपने टैंकों से घेर लिया है। वो ज़मीनी लड़ाई भी लड़ने के लिए तैयार हैं। और नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि अब की बार हमास को पूरी तरह से ख़त्म करके ही मानेंगे, हम किसी की सुनने वाली नहीं हैं। तमाम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से शांति की अपील की जा रही है कि निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हैं। सच्चाई की बात है कि इसमें निर्दोषी मारा जाता है। लाखों फिलिस्तीनी गाजा पट्टी छोड़ करके भागने के लिए मजबूर हुए हैं। तमाम तरह की तकलीफ़ें सह रहे हैं और इस हमले में तमाम बच्चों समेत, औरतों समेत तमाम लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन शायद ये लड़ाई का अंत अभी नहीं है। ये कब तक चलेगा? ये लड़ाई लगातार चल रही है, शांति स्थापित नहीं हो पा रही है। अरब अपनी ज़मीन देना नहीं चाहते, वो वापस चाहते हैं।
इज़राइल कहता है कि दुनिया हमारा कहीं कोई देश नहीं है, हमें यहीं रहना है, यही हमारा देश है। दोनों रह सकते हैं अगर दोनों संतोष कर रहे हैं, लेकिन इज़राइल का जो प्रसारवादी नीति है, जो वो विस्तारवादी नीति है कि वो और ज़्यादा बस्तियां बसा रहा है, और ज़्यादा बस्तियां बसा रहा है, अरब देशों पे कब्जा करता जा रहा है। अरब देश हैं वो हमले के जो हिंसक कार्रवाई करते हैं, बार बार रॉकेट से हमला करता है हमास, लेकिन मारे जा रहे हैं निर्दोष लोग। आप पूरा मैंने इसीलिए पूरे इतिहास को लिया कि कितनी बार हमास ने हमला किया और हमेशा मरने वालों की संख्या फिलिस्तीनियों की रही है। इज़राइल मारे गए, इजरायली भी, यहूदी भी मारे गए हैं, लेकिन आप देखेंगे कि इजरायलियों की संख्या बहुत कम है। और इजरायली अगर 20 मारे गए हैं तो वो 100 मारे गए हैं। तो नुकसान अरब देशों का ही हो रहा है और कई बार कई सच्चाइयों को स्वीकार करना पड़ता है। फिलहाल आज ये वीडियो बनाने तक युद्ध जारी है। ये वीडियो हमने इसलिए बनाया कि आपको एक इतिहास की नज़र से कि कब से इनकी लड़ाई चल रही है, इससे एक अंदाज़ा मिलेगा कि लड़ाई कब तक जाने वाली है। कोई भी हल अभी निकट भविष्य में दिखाई नहीं दे रहा है। आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अपने कमेंट से मुझे ज़रूर बताइए। नहीं पसंद आया, हमारी कमियां हैं वो भी आप मुझे बताइए। आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे हौसला मिलेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।